स्टार्ट करें? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी स्टार्ट करना था आज, है ना। मैंने बताया था कोवलेंट बॉन्ड की कितनी थियरीज हैं, कितनी थियरीज है? 4 थियरी। सबसे पहले लुईस डॉट थियरी, फिर वैलेंस बॉन्ड थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन किया पहले, फिर हाइब्रिडाइजेशन से भी बात नहीं बनी तो फिर VSEPR थियरी, और लास्ट में आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का बाकी तीनों थियरीज से बहुत अलग चक्कर है इसका। यानी बाकी तीनों थियरीज थे वो उसमें थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ था। पहले लुईस थियरी उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट किया, तो वैलेंस बॉन्ड थियरी उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और किया था VSEPR। पर एमओटी जो है वो उनसे बिल्कुल अलग तरह की थियरी है, इसका पूरा सोचना ही अलग है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी आपके में बहुत डिटेल्ड में नहीं है, बस 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक आई है। एक ये इसमें आपके पास क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही आपके सिलेबस में है। ये अलग बात है कि कभी कभी हेटेरोटॉमिक का पूछ लेता है, तो उसको किसी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से रिलेट करके उसका आंसर हम दे देते हैं, है। तो हमारे सिलेबस में बेसिकली होमो एटॉमिक और डाई मॉलिक्यूलर, सॉरी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, 2 एटम वाले मॉलिक्यूल्स के बारे में ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है, उससे ज्यादा डिटेल्ड नहीं है, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, अगर इसके मेन पोस्टुलेट्स की बात करें तो क्या मेन पोस्टुलेट्स है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, वैसे मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। भाई एक एटम है, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मान लो एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन एटम में कहां प्रेजेंट है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर, है ना। 1s शेल है, 2s शेल है, 3 सॉरी फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है। उन शेल्स के अंदर क्या है, सबशेल्स है, सबशेल्स के अंदर क्या है, ऑर्बिटल्स। यानी अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट है, ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट है, एटम के ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट है। वैसे ही जब मॉलिक्यूल बनेगा तो अब एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बन गए, तो जैसे ही एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना तो एटॉमिक ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस खत्म, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। अब नए तरह के क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है ना। तो जैसे एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। यानी मॉलिक्यूल बनने के बाद अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जिन 2 एटम्स को कंबाइन करना है मॉलिक्यूल बनाने के लिए, वैलेंस बॉन्ड थियरी कहता है कि इन दोनों के सिर्फ बाहर वाले शेल के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते थे, एक थोड़ा सा पोर्शन उनका ओवरलैप कर रहा था। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या कहता है कि जिन 2 ऑर्बिटल एटम्स को कंबाइन करना है ना, जिनको कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाना है, उनमें ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं होती है। इसके सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स और इसके सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर जाते हैं। देयर इज नो ओवरलैपिंग, देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एक बात, ओवरलैपिंग की जगह क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन। दूसरी बात, वहां पे सिर्फ वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे थे, यहाँ पे सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे। यानी जैसे मॉलिक्यूल बना, अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स बचे ही नहीं, सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो एक सिरे से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। अब जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, वैसे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो 2 एटम कंबाइन किए, मान लो 5-5 इलेक्ट्रॉन वाले 2 एटम कंबाइन कर जाए, है ना, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। यानी जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं, अब उन सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को मिलाकर के 10 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होगी। समझ आ गई बात। तो पहली बात कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। दूसरी बात, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम एसपीडीएफ नाम देते हैं ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के केस में एसपीडीएफ नाम नहीं देते हैं, क्या नाम देते हैं, सिग्मा, पाई, डेल्टा एंड सो ऑन, है ना। यहाँ एसपीडीएफ की बात करते नहीं हम। हमारे सिलेबस में जो 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक है उसमें सिग्मा और पाई में काम चल जाता है, डेल्टा तक हम पहुंचते ही नहीं है, ठीक है। तीसरी बात, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। यानी जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, नए तरह के ऑर्बिटल्स बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, कितने बनेंगे, उतने ही जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए। यानी इसके अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल और इसके 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए तो 100% कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, 6, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड जो होंगे वो बराबर होंगे। सेम ऐसा ही एक कंसेप्ट कहां सीखा था हमने, जितने कंबाइन होंगे उतने ही नए बनेंगे। ये बात पहले भी कहीं किया हुआ है किसी प्रोसेस के लिए। हाइब्रिडाइजेशन में भी यही बोलते हैं ना कि जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो डिफरेंस क्या है हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन में, इसमें भी सेम रहती है, इसका भी वही कंडीशन। थोड़ा पहुंच रहे हैं, थोड़ा और क्लियर करो। हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल बनने के लिए ही होता है। हम्म,
हाइब्रिडाइजेशन में एक ही एटम के ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं और नए ऑर्बिटल्स बनते हैं बॉन्ड बनाने के पहले। इसके पहले कि बोरॉन 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए, उसके पहले ही बोरॉन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो जा रहे हैं। यानी एटम की इंटरनल तैयारी कि वो अपने आप को दूसरे एटम्स के सामने प्रेजेंट कर पाए जस्ट बिफोर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, वो क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। एक ही एटम के ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं और नए तरह के ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, वो क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। जबकि यहां पे क्या हो रहा है? 2 एटम्स के ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, मतलब बगल बगल में 2 फ्लैट है, हमने अपने घर के अंदर ही रिनोवेशन करा दिया। मतलब एक रूम है, एक छोटा रूम है, दोनों को जोड़ करके एक बड़ा रूम बना दिया, घर के अंदर अंदर तैयारी हुई है ना, किसी से लेना देना नहीं है। तो ये क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा क्या है कि भाई बगल बगल में 2 फ्लैट है, 2 भाइयों के या 2 दोस्तों के फ्लैट है, उस फ्लैट की बीच की दीवार गिरा दी, पूरी दीवार गिरा दी बीच की, और अब क्या किया? वापस से रेनोवेट करा दिया। मतलब बगल बगल में एक का रूम और एक का बाथरूम एकदम बीच में ही आ रहा है बाथरूम, तो वो तो नहीं चलेगा ना, है ना? तो क्या करेंगे? पूरा रेनोवेट कराना पड़ेगा। वो क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके नए तरह के ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, तो उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। एक पर्टिकुलर एटम के ऑर्बिटल्स कंबाइन करके नए तरह के ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, वो क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। समझ आ गई बात, डिफरेंस है ना? तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब ये जो कॉम्बिनेशन, यहाँ पे हम टर्म क्या यूज कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन। वीबीटी में क्या यूज कर रहे थे? ओवरलैपिंग। डिफरेंस है, वहां ओवरलैपिंग था, यहाँ क्या है? कॉम्बिनेशन। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इसका मेथड क्या है? LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी 2 एटम्स के जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करें, एक इसका और एक इसका, तो वो लीनियरली कंबाइन करें। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, ऑर्बिटल्स का ही कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। ऑर्बिटल मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेव फंक्शन से। कुछ याद आ रहा है? वेव फंक्शन से, है ना? तो एक एटम का एक ऑर्बिटल का एक वेव फंक्शन होता है। तो 2 एटम के मतलब एक वेव, सपोज ध्यान से देखना इधर, एक एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव ऐसा है, ठीक है? इसका वेव फंक्शन है कुछ। अब दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, उसका भी कुछ वेव फंक्शन होगा, उसको इसके साथ कंबाइन करना है। तो 2 वेव्स अगर कंबाइन हो रहे हैं तो क्या चांसेस है? वो सेम फेज में कंबाइन करें या ऑपोजिट फेज में। यानी जो दूसरा वेव आ रहा है उसका क्रेस्ट इसके क्रेस्ट के ऊपर और ट्रफ इसके ट्रफ के ऊपर, बिल्कुल वैसा ही। तो क्या होगा? एक के ऊपर एक क्या होगा? जुड़ जाएगा, तो एम्पलीट्यूड क्या होगी? बढ़ जाएगी। समझ आई बात? तो क्या होगा? उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या बोलते हैं इन फेज कॉम्बिनेशन। इन फेज कॉम्बिनेशन। और दूसरे वाले ऑर्बिटल का वेव अगर अपोजिट फेज में आ जाए तो क्या होगा? इसका वेव फंक्शन ज्यादा है, इसका वेव फंक्शन कम है, तो जो रिजल्टेंट होगा उसका वेव फंक्शन क्या होगा? इसमें से इसमें माइनस कर देंगे, कम हो जाएगा वो। तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव, है ना? ये इंटरफेरेंस जैसा हो रहा है, या फिर इसको पता है आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन। आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन, है ना? तो यही बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब कंबाइन करते हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, यानी या तो वो इन फेज कंबाइन करते हैं या तो वो आउट ऑफ फेज कंबाइन करते हैं। और कितने चांसेस है? दोनों चांसेस है। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ये तो तय है। अब जो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहा है? एक तो बन रहा है इन फेज कॉम्बिनेशन से और एक बन रहा है आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन से। तो 2 अगर मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल सेम फेज में कंबाइन कर रहे हैं तो रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा, है ना, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? बढ़ जाएगा। उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब आउट ऑफ फेज कंबाइन करता है तो एम्पलीट्यूड घट जाता है, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आई बात? तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कंबाइन करते हैं वो कैसे कंबाइन करते हैं? LCAO मेथड से कंबाइन करते हैं। सेम फेज में होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अपोजिट फेज में कंबाइन करेगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो ये तय हो गया कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। उसमें से एक क्या होगा? BMO, और एक क्या होगा? ABMO, है ना? एक बनेगा BMO और एक बनेगा ABMO। BMO की एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब ध्यान समझना, सेम फेज में कंबाइन कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? एम्पलीट्यूड बढ़ जा रहा है। वो जो एम्पलीट्यूड हो ये क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब एक्चुअली क्या हुआ कि दोनों के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, मतलब दोनों के न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ गया या घट गया? भाई यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे दूसरे एटम का न्यूक्लियस है। अब इस एरिया में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ही तो है जो दोनों न्यूक्लियस को पकड़ के रखेंगे। इसके बीच में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा दोनों न्यूक्लियस उतना ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे।
तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, मतलब दोनों न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। और जहां भी कहीं अट्रैक्शन बढ़ता है वहां एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या रिलीज होता है, रिलीज होता है। जहां भी कहीं अट्रैक्शन बढ़ता है वहां एनर्जी रिलीज होता है। तो बीएमओ का जो एनर्जी होगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा या कम होगा, बीएमओ का कम होगा, बीएमओ का एनर्जी कम होगा। क्यों, क्योंकि बीएमओ में क्या हुआ, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ा तो एनर्जी रिलीज हो गई, तो उसकी एनर्जी कम हो गई, स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। समझ में आ गई बात। तो लिखा है बीएमओ हैज लेस एनर्जी एंड मोर स्टेबिलिटी वेयर एबीएमओ, एबीएमओ की बात करें तो एबीएमओ में क्या होता है कि आप समझना, एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, सपोज इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो इनके बीच में बॉन्ड नहीं है तब भी इन दोनों के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इतनी इतनी तो है ना, है या नहीं है, है। अब कभी ऐसा हो जाए कि ये जो इतनी प्रोबेबिलिटी है दोनों के अभी बॉन्ड नहीं है तो, है ना, अब इनके पीछे बॉन्ड बनेगा तो अब ये प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई, अब इस एरिया में भी इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, बढ़ गई मतलब अट्रैक्शन बढ़ गया, तो ये क्या बन गया, बीएमओ। और अब अगर मैंने ऐसा बना दिया, ध्यान से देखना, अब बताओ दोनों के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि घट गई, पूरा स्फेरिकल था तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, अब ये एक जैसे रिपेल जैसा करने लगेगी, तो दोनों के न्यूक्लियस में के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, घट गई, प्रोबेबिलिटी घट गई, मतलब इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन था वो क्या हो गया, भाई इन दोनों न्यूक्लियस को आपस में एक दूसरे के पास लाने की कोशिश कौन कर रहा है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है वही तो कर रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स ही कम हो गए तो इनको पास आने की टेंडेंसी भी क्या हो गई, कम हो गई, तो ये क्या बन गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसकी स्टेबिलिटी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम, एनर्जी ज्यादा। यानी अगर एटॉमिक, और ध्यान सुनना, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करने वाले हैं, यहां पे एनर्जी है, जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं वो सेम या नियरली सेम एनर्जी के होते हैं। तो अगर ये दोनों सेम एनर्जी के हैं तो ये कंबाइन करेंगे तो कितने एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, दो, एक बनेगा बीएमओ और एक बनेगा एबीएमओ। बीएमओ की एनर्जी इन दोनों से कम, तो बीएमओ आप हमेशा कहां बनाओगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के नीचे, और एबीएमओ हमेशा कहां बनाओगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ऊपर। समझ आ गई बात, क्लियर, ठीक है। तो वही लिखा है कि बीएमओ की एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी जब तक, जबकि एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी कम होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, बन गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए, बीएमओ एबीएमओ बन गया। अब उसके बाद क्या, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरना है, तो इलेक्ट्रॉन्स भरने के अगेन कुछ नियम कायदे होंगे, तो वो सारे नियम कायदे वही होंगे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के केस में भरते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो क्या नियम कायदे हैं, पहले तो एक ऑर्बिटल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप भरोगे नहीं, सॉरी दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप भरोगे नहीं। ये कौन सा रूल है, कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा रूल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि आप एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरोगे। उसके बाद आप भरोगे तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन भर गए, अब अगले दो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, एक नीचे वाला ऑर्बिटल है इसमें दो इलेक्ट्रॉन भर गए, अब अगला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इससे हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में। यानी इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के ऑर्डर में भरते हैं। ये कौन सा रूल है, ऑफ बॉ प्रिंसिपल है। ठीक है, उसके बाद हंड रूल क्या बताता है, ये तो पॉली रूल है, ये भी पॉली रूल है। हाँ, यानी जब सेम सबशेल में आ जाए, यानी जब एक से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो तो क्या होगा, पहले सब में हाफ फिल्ड, उस होने के बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगी। इसको बोलते हैं हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है ना, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, सब हाफ फिल्ड हो जाएंगे, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, जैसे पी ऑर्बिटल है, पी में 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरना, पहला यहां, दूसरा कहां जाएगा, और वो भी पैरेलल स्पिन के साथ। हंट्स रूल क्या कहता है कि सेम एनर्जी लेवल पे है ऑर्बिटल्स, तो सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दैट आल्सो विद पैरेलल स्पिन, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी विद ऑपोजिट स्पिन। ठीक है ना, ये हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो वो सारे नियम कायदे जो हम एटॉमिक
ऑर्बिटल्स की फिलिंग में लगाते थे वो सारे कायदे आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फिलिंग में भी लगाने पड़ेंगे। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बीएमओ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है या फिर बोलते हैं इन फेज कॉम्बिनेशन से बनता है। क्या बोलेंगे? इन फेज कॉम्बिनेशन से बनता है, सेम फेज कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये बात तो हो गई। दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, बीएमओ है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बीएमओ लीड्स टू अट्रैक्शन। ऑब्वियसली बीएमओ में जो इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या करेगा? दोनों न्यूक्लियस को पास ला रहा है तो वो क्या करेगा? अट्रैक्शन यानी बॉन्ड फॉर्मेशन। अट्रैक्शन का क्या मतलब हुआ? बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, यानी बीएमओ में जाने वाला हर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा। अट्रैक्शन में रिजल्ट कर रहा है मतलब बॉन्ड बनाएगा। और एबीएमओ में जाने वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिपल्शन करा रहा है, मतलब वो क्या करेगा? बने हुए बॉन्ड को तोड़ेगा। बीएमओ में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड बनेगा और एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड को तोड़ेगा। समझ में आ गई बात? इट मे और मे नॉट हैव नोड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बीएमओ में नोड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नोड्स क्या होते हैं? जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। तो बीएमओ में नोड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटी है ना। ऐसा नहीं कि बीएमओ में नोड नहीं होगा, बीएमओ में नोड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है कि किस तरह का वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, एबीएमओ में सारी ऑपोजिट बातें हो जाएंगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है या आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ फेज। इन फेज मतलब कंस्ट्रक्टिव, आउट ऑफ फेज मतलब डिस्ट्रक्टिव। ठीक, एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, है ना। और इसमें जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो क्या करेगा? रिपल्शन कराएगा। और एबीएमओ का मतलब क्या हुआ कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? घट गई है ना। और इसमें नोड हो भी सकता है और नोड नहीं भी हो सकता है। ऐसा है क्या? एबीएमओ में नोड हमेशा होगा, एबीएमओ में नोड हमेशा होगा, इसमें नोट कर लेना। एबीएमओ विल ऑलवेज हैव नोड, है ना, नोड ऑलवेज प्रेजेंट। एबीएमओ बिना नोड के नहीं होगा, ऑलवेज प्रेजेंट। बीएमओ में नोड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एबीएमओ में नोड हमेशा होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एक तो हम समझ गए कि दो तरह के होते हैं, बीएमओ और एबीएमओ। उसके अलावा मैंने बोला था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नाम क्या होता है? सिग्मा और पाई। सिग्मा और पाई, तो सिग्मा और पाई किस बेसिस पे देना है? तो बिल्कुल वैलेंस बॉन्ड थियरी की तरह ही जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, कैसा? हेड ऑन, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। वैसे ही जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं हेड ऑन, यानी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डिफरेंस बस इतना है कि वहां सिर्फ ओवरलैपिंग हो रही थी। भाई एक एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये सिर्फ ओवरलैप हो रहे थे। तो ये क्या था? ये क्या था? वैलेंस बॉन्ड थियरी, सिर्फ ओवरलैपिंग। अब क्या बोल रहे हैं कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल आए और कंबाइन हो गए, ओवरलैप नहीं हुए, ये बीच की दीवार ही टूट गई है, ये पूरा कंबाइन हो गए। समझ में आ गई बात? ये बीच में दीवार ही नहीं रह गई है, ये पूरा क्या हो गए? कंबाइन हो गए अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो उसको क्या बोलेंगे? सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, यहां क्या बोले थे? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है बाय साइडवाइज ओवरलैपिंग, है ना। ये ओवरलैपिंग और ये क्या है? कॉम्बिनेशन। डिफरेंस समझ में आ गया? तो जब हेड ऑन कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बनता है? सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। कुछ नहीं दिया है तो हम जनरली जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि टेकिंग एक्स एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो कौन कौन के ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन सकता है? हाँ, मैंने से पी थोड़ी पूछा है, क्या क्या ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है? एस एस के ओवरलैपिंग से बनेगा, एस का पी के साथ बनेगा और पी एक्स का पी एक्स के साथ बनेगा। ये सारे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, है ना। तो अब एस एस ओवरलैपिंग की बात कर, एस एस कॉम्बिनेशन की बात कर लें। ए 1s और 1s का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ये कंबाइन करेंगे तो दो तरीके हैं, या तो वो ऐड होंगे या तो वो सब्सट्रैक्ट होंगे। तो अगर ऐड होंगे तो क्या बनेगा? बीएमओ, है ना, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऐड हो रहे हैं, सिग्मा बीएमओ, है ना। तो इसके ऐड होने से बनेगा सिग्मा बीएमओ। कैसे दिखाया हमने कि दोनों क्या हो गए? जुड़ गए, तो ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना। बहुत बार आपके एग्जाम में ऐसा करके भी क्वेश्चन पूछता है ना, ऑर्बिटल शेप से भी, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो 1s और 1s कंबाइन करेंगे, दोनों कंबाइन हो गए, बीच की दीवार टूट गई, तो ऐसा ओवल जैसा शेप बनेगा। तो ये क्या है? सिग्मा 1s,
या सिग्मा 1s BMO, सिग्मा 1s का क्या है BMO, ठीक है। और अगर ये आउट ऑफ फेज कंबाइन हो गए तो आप माइनस साइन लगाओगे, है ना, माइनस साइन लगाओगे तो अब क्या होगा, ये एक दूसरे को, इनके एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी न्यूक्लियस के बीच में वो क्या होगी, कम हो गई। तो रिपल करते हुए देखेंगे तो मैंने जैसा दिखाया था इस तरह से बनाएंगे, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, है ना। तो इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार। यानी जब ABMO बनेगा तो वहां पे स्टार साइन लगा देते हैं बस। तो सिग्मा और 1s क्या बता रहा है कि 1s के ओवरलैपिंग से बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार 1s, वो क्या है ABMO। यहाँ पे नोड दिख रहा है क्या, कोई ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं, यहाँ पे दिख रहा है एक नोड। तो ABMO में नोड है, BMO में नोड नहीं है। ABMO में तो नोड हमेशा रहेगा, BMO में नोड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे BMO में नहीं और ABMO में है, ठीक है, समझ आ गई बात। तो एक बनेगा नीचे और एक बनेगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ऊपर। फिर PZ और PZ के बीच में ओवरलैप होगा तो क्या बनेगा, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz प्रोवाइडेड z एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब अगेन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि p ऑर्बिटल में क्या होता है, जब p ऑर्बिटल्स होते हैं तो जो दो लूप्स होते हैं वो अपोजिट साइन के साथ दिखाते हैं, ये बस एक कन्वेंशन है ना। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, एक पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव साइन। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ ओवरलैप कराना है, जब डिस्ट्रक्टिव होगा तो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ ओवरलैप कराना है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ ओवरलैप करा रहे हैं, मतलब क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इन फेस ओवरलैप बोलते हैं इसको, है ना। यहाँ पे देखो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ ओवरलैप करा रहे हैं, यहाँ पे भी प्लस साइन लगाया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लिख दिया। दूसरा तरीका ऐसा भी कर सकते थे हम कि इसको प्लस माइनस किया, इसको भी प्लस माइनस किया और यहां माइनस साइन लगा दिया। यानी आउट ऑफ फेस कॉम्बिनेशन को आप ऐसे भी शो कर सकते हो और ऐसे भी शो कर सकते हो, एक ही बात है। पॉजिटिव पॉजिटिव आमने सामने किया है, मतलब ये ऐड नहीं हो रहा है तो हमें सब्सट्रैक्ट करना है, और या फिर अगर ऐड कर रहे हो तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव को आमने सामने ले आओ। समझ में आई बात, दोनों आउट ऑफ फेस कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, ठीक है। एनीवेज ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव और ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव। तो जब सेम फेज में कॉम्बिनेशन होगा तो क्या बनेगा, BMO बनेगा। BMO का नाम क्या होगा, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। क्या हो रहा है इसमें, ये वाले जो दो लोब्स है ये कंबाइन कर गए तो बड़ा लोब बन गया, ठीक है। ये जो BMO बना है इसमें नोड है या नहीं है, है ना। ये वाला तो था ही अभी भी, ये वाला पहले भी था, ये वाला अभी भी है, ये वाला तो अभी भी है ना। यहां पे आओ, अब क्या होगा, यहां पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, यानी दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करनी है तो क्या तरीका होगा, इन वाले लोब्स को हमने क्या कर दिया, छोटा दिखा दिया। लोब्स मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। तो ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो वो क्या बना, सिग्मा स्टार 2pz। नोड्स है या नहीं है, पहले वाले जो थे सो थे ही, नया नोड भी क्रिएट हो गया है ना। फिर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा, साइड वाइज कॉम्बिनेशन से, साइड वाइज कॉम्बिनेशन से, है ना। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर जब कंबाइन होगा तो उसको बोलते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2px का 2px के साथ या 2py का 2py के साथ, है ना। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे पाई और पाई स्टार, है ना। इसको दिखाने का तरीका क्या है, 2px और 2px हमने सेम फेज में ले लिया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव तो प्लस दिखाया है, और अगर दोनों पॉजिटिव लिख के यहाँ माइनस लिख दे तो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन, है ना। तो दो तरह के कॉम्बिनेशन होंगे, सेम फेज में या आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन होगा, है ना। तो अगर दोनों पॉजिटिव साइन हो, यहाँ भी पॉजिटिव है तो सेम फेज, दो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, यहाँ पॉजिटिव लिख सकते हो, या फिर दोनों पॉजिटिव करोगे तो यहाँ नेगेटिव लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर वाले लोब्स कंबाइन कर जाएंगे, नीचे वाले लोब्स भी कंबाइन कर जाएंगे। पहले यहाँ नोडल प्लेन था, बाद में भी यहाँ नोडल प्लेन रहेगा। तो ये BMO है या ABMO है, BMO में नोडल प्लेन है या नहीं है ना। यहाँ पे अब क्या होने वाला है कि ABMO बनने वाला, ये तो तय। अब इसको दिखाएं कैसे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही, इसको शो कैसे करें। ये चारों लोब्स एक दूसरे से भागेंगे दूर, चारों लोब्स एक दूसरे से दूर भागेंगे ऐसे, है ना, रिपल्शन बढ़ रहा है ना, तो ये लोब्स क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भागते हुए दिखेंगे। तो दिस इज हाउ वी शो पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नोडल प्लेन है या नहीं है, पहले वाला जो था वो है ही, एक नया प्लेन और क्रिएट हो गया।
समझ में आई बात? तो बीएमओ में नोडल प्लेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एबीओ में नोडल प्लेन हमेशा होगा। यहां तक समझ में आई? बहुत बार क्या होगा, आपको ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देकर के आपसे पूछ सकता है कि किस तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है डायग्राम में, है ना। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए होंगे, पूछेगा विच इज सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz या पाई 2pz, कैसा, हाँ पाई 2px या पाई 2p भाई, है ना, वो तो डिपेंड करेगा एक्सिस पर, जो भी है। पाई 2pz भी दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, समझ जाना है कि z से क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। तो पाई 2pz दिया तो ऐसा, पाई स्टार 2pz दिया तो वैसा। तो आपको आइडेंटिफाई करने को पूछ सकता है, ठीक है ना। नोट्स है या नहीं है ये पूछ सकता है, सिर्फ नाम देकर के पूछ सकता है कि इसमें कहां कहां पे नोडल प्लेन होंगे। तो आपको दिमाग में इमेजिन करना पड़ेगा कि कहां कहां पे नोडल प्लेन होगा, कहां पे नोडल प्लेन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात। अब मेन क्वेश्चन जो आता है इस पार्ट से, दैट इज फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम। एनर्जी डायग्राम के क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, मतलब एनर्जी डायग्राम का क्या मतलब, मैंने बोला कि जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को भरे जाते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भी भरा जाएगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एनर्जी का ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के केस में n+l रूल, ऑब्बो रूल यही कहता है, n+l रूल के हिसाब से हम एनर्जी का ऑर्डर बताते हैं। वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एनर्जी का ऑर्डर 2 डिफरेंट ऑर्डर्स हैं जिस हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन्स को भरने होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितने इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, 14 इलेक्ट्रॉन या उससे कम है या 14 से ज्यादा है। तो 2 केसेस बनते हैं, एक तो बनता है फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन और इक्वल टू 14, और दूसरा बनता है फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14। 2 तरह के केसेस बनते हैं। तो 14 या उससे कम वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इस तरह का ऑर्डर फॉलो करते हैं, और 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के लिए इस तरह का ऑर्डर फॉलो करते हैं, है ना। अभी इस पे ऑर्डर पे वापस आऊंगी, आप पहले डायग्राम से देखो, ये 2 ऑर्डर है, ये किसके लिए, 14 से कम, 14 या उससे कम, और वो क्या है 14 से ज्यादा। 14 और उससे कम सबके लिए ये, और 14 से ज्यादा के लिए वो है। अब डिफरेंस कहां है, इधर वाले साइड वाले जो है वो क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बीच में क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 1s कंबाइन किया, सिग्मा सिग्मा स्टार, 2s कंबाइन किया, सिग्मा सिग्मा स्टार, 2p के 3 और 2p के 3 कंबाइन किए, टोटल 6 कंबाइन किए, तो बनने कितने चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बने। 3 कंबाइन किए और 3 कंबाइन किए, 6 बनने, 6 में से 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग। तो आप देखो 3 की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे है और 3 की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ऊपर है, ठीक है। इसमें भी वही हो रहा है, 3 की नीचे है और 3 की ऊपर है, ये सब कुछ वैसा ही चल रहा है, सही चल रहा है। अब दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो कहां दिख रहा है, पी के बीएमओ में, पी के बीएमओ में। अच्छा एक चीज और, इसमें जो तीनों पी है तीनों डीजेनरेट है, तीनों डीजेनरेट है। जब पी का पी के साथ कॉम्बिनेशन होगा, जब पी पी कंबाइन होगा, तो एक तो पॉसिबल है कि हेड ऑन ओवरलैप हो, और पॉसिबिलिटी साइड वाइज ओवरलैप, यानी सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने की चांसेस है। क्या सिग्मा और पाई दोनों की एनर्जी बराबर होगी, नहीं। मतलब ये है कि जब ये 3 इस 3 के साथ कंबाइन करेगा तो पहले 2 ग्रुप बनेंगे, बीएमओ और एबीएमओ, तो 3-3 का ग्रुप तो ऐसे बन गया। अब बीएमओ में भी 2 तरह के ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, कौन कौन से, सिग्मा और पाई, है ना। बीएमओ में भी 2 तरह के ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, सिग्मा और पाई। वैसे एबीएमओ में भी 2 तरह के ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, सिग्मा और पाई। तो टोटल कितने लेवल्स हुए एनर्जी के, 4, है ना। सिग्मा पाई सिग्मा स्टार पाई स्टार, 4 ऊपर नीचे कैसे भी हो पर 4 लेवल्स तो बनेंगे। इसके 3 कंबाइन किए तो 6 बनने, और 6 में 2 लेवल्स तो होने ही हैं, बीएमओ और एबीएमओ। पर ये बीएमओ में जो 3 है उनके लेवल्स बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें सिग्मा और पाई 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। वैसे एबीएमओ में भी तीनों के लेवल बराबर नहीं, क्योंकि सिग्मा और पाई 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। समझ में आई बात? तो डिफरेंस इन दोनों फिलिंग रूल में बस यहां पर है, ये वाले पार्ट में। 14 या उससे कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होता है, पाई पहले भरा जाता है, फिर सिग्मा भरा जाता है। 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो पहले सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग में ऑर्डर दोनों जगह सेम है, यानी इन दोनों फिलिंग रूल में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ पाई के बीएमओस के फिलिंग में है, पी के बीएमओस के फिलिंग में, एक्चुअली पाई नहीं, पी ऑर्बिटल के बीएमओस के फिलिंग में है ना। 14 या उससे कम हो तो पहले पाई फिर सिग्मा, 14 से ज्यादा हो तो पहले सिग्मा फिर पाई। समझ आ गई बात? तो ये इस हिसाब से ये फिलिंग होती है, बस ये डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैंने ये जो ऑर्डर लिखा था देखो, इसमें ये यहां तक बिल्कुल सेम है, ठीक है। लास्ट के 3 भी बिल्कुल सेम है, डिफरेंस कहां आ रहा है,
सिर्फ इस वाले पार्ट में पहले पाई है फिर सिग्मा है, यहाँ पे पहले सिग्मा है फिर पाई है, बस यहीं पर डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो आपको जो ओवरऑल दिमाग में रखना है बस वो ये दो पिक्चर्स रखने हैं दिमाग में। ये पिक्चर्स बनाने नहीं बार बार, आपके दिमाग में होना चाहिए सिग्मा सिग्मा स्टार सिग्मा सिग्मा स्टार। ठीक है, 14 से कम है तो पहले 2 पाई फिर सिग्मा, और 14 से ज्यादा है तो पहले सिग्मा फिर 2 पाई, और ऊपर पहले पाई स्टार फिर सिग्मा स्टार, इधर भी पाई स्टार फिर सिग्मा स्टार। ठीक है, तो जब आपको इलेक्ट्रॉन भरना है तो आपको दिमाग में कैसा दिखना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हवा में। ठीक है, अगल बगल कौन देख रहा है क्या सोच रहा है कोई मतलब नहीं है, बस अपना भरते जाओ आंख बंद करके, है ना। भर जाए तो बता दो बॉन्ड ऑर्डर क्या है। ठीक है, समझ आ गई बात। अब प्रेडिक्शन, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से। मैं बार बार कहती हूँ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के क्वेश्चंस डिफरेंट दिखते हैं, है ना। कैसे दिखेंगे, पहली बात तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से क्वेश्चन होगा तो 2 एटम वाला मॉलिक्यूल ही होगा। 2 से ज्यादा एटम वाला मॉलिक्यूल है तो आप श्योर हो जाइए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का क्वेश्चन नहीं है ना। और मोस्टली वो दोनों एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 से कम ही होगा, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 से कम होगा ये भी पक्का है। मैक्सिमम केसेस में वो होमोएटॉमिक भी होंगे, है ना। डिफरेंट हो गए तो भी हम क्या करेंगे, कोई सिमिलर होमोएटॉमिक सिस्टम ढूंढ के उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, चेक करते हैं प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज बाय एमओटी। जैसे आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने को बोला, बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच में कितना बॉन्ड है ये बॉन्ड ऑर्डर बताता है ना। अब मैंने बताया था बॉन्ड कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन कहा जाता है बीएमओ में, बीएमओ में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड बनाएगा, एबीएमओ में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड को तोड़ेगा। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो बीएमओ में 2 इलेक्ट्रॉन गया तो बॉन्ड कितने बने, 1। तो यानी बीएमओ में जाने वाला हर एक इलेक्ट्रॉन आधा बॉन्ड बनाता है, या हर 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बोला कि एबीएमओ में जाने वाला हर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़ता है, तो पहले तो हम डिफरेंस ही निकालने कि नेट कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने वाले हैं। तो बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन गए माइनस एबीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन गए, इससे पता चल जाएगा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक्चुअली बॉन्ड बनाने जा रहे हैं। ठीक है, और फिर उस टोटल को क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। यानी बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला बना, हाफ इंटू बीएमओ इलेक्ट्रॉन माइनस एबीएमओ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपको दे देगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 आ सकती है क्या, बिल्कुल, कैलकुलेट करने पर 0 आ सकती है। नेगेटिव आ सकती है क्या, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती भाई, 2 एटम के बीच में या तो बॉन्ड होगा या तो नहीं होगा, माइनस में बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू या तो 0 आएगी या तो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव तो नहीं आएगी। फ्रैक्शन में आ सकती है क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से बिल्कुल आ सकती है। जहां वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि या तो बॉन्ड बनेगा या तो नहीं बनेगा, है ना, आधा बॉन्ड तो नहीं बनेगा। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है कि आधा बॉन्ड भी बन सकता है, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शंस में भी आ सकते हैं, बस नेगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर का भी आपने कैलकुलेट किया और बॉन्ड ऑर्डर 0 निकल के आ गया, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। भाई ए और ए हमने कंबाइन कराया और बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0, मतलब ए और ए के बीच में बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड नहीं है मतलब क्या हुआ, A2 जैसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर कभी 0 आ रहा है मतलब वैसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ आ गई बात। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, है ना। ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा, सिंगल बॉन्ड की एनर्जी कम, और बॉन्ड लेंथ उतना, बॉन्ड एनर्जी जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतना कम, है ना। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है मतलब वो ज्यादा पास आ गए, ज्यादा पास आ गए तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बहुत बार क्या होता है आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर या बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाता है, किसके बेसिस पे आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे आ जाएगा। फिर चौथी बात, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जो है वो भी बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करता है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितने बॉन्ड्स बन गए, बॉन्ड बन रहा है मतलब एटम्स क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, एटम्स पास आ रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 स्पीशीज के बॉन्ड ऑर्डर बराबर आ गए, जब बॉन्ड ऑर्डर बराबर आ जाएगा तब क्या करेंगे, एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन्स
हाँ, तब आप नहीं, आपको चेक क्या करना है, बहुत बार क्या होता है बीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स बराबर ही है ना, तो आपको क्या चेक करना है, एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, है ना। तो अगर ये कब देखना है, लेकिन जब बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो तो, जब बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो तो दो स्पीशीज के बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट है, स्टेबिलिटी ऐसे डिसाइड हो गई। अगर बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाए तो जहां एबीएमओ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, एबीएमओ में जाने वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर, स्पीशीज पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो डायमैग्नेटिक, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, मैग्नेटिक बिहेवियर या बॉन्ड ऑर्डर, ये सब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कितने इलेक्ट्रॉन वाला स्पीशीज है ये, टोटल नंबर ऑफ, जब हम बोलते हैं 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक वैलिड है, मतलब टोटल 20 इलेक्ट्रॉन, जो दो एटम कंबाइन कर रहे हैं उनमें टोटल मिलाकर के 20 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ध्यान रखेंगे ये वैलेंस बॉन्ड थियरी नहीं है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन मिलाकर के 20 होना चाहिए। समझ में आई बात। तो हाइड्रोजन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास प्रेजेंट है, कंबाइन हुआ तो एक बीएमओ बना, एक एबीएमओ बना। इलेक्ट्रॉन भरना है, कितने भरने, 2 भरने, दोनों कहां भरे जाएंगे, पहले लोअर स्टेट में। जब लोअर स्टेट पूरा भर जाएगा उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में जाएगा, उसके पहले नहीं जाएगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यही चले जाए। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, एबीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन, 0, तो 2 - 0/2 मतलब 1, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया इसका 1। अब पूछा वो जो बॉन्ड बना वो कैसा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड, सिग्मा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाने वाला इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पाई में जाने वाला इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। स्पीशीज विल बी पैरा और डायामैग्नेटिक, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, H2 और H2- की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, H2 और H2- की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी, सबसे ज्यादा स्टेबल H2 सबसे ज्यादा स्टेबल, नो डाउट। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, हाँ 0.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 0.5, दोनों जगह बॉन्ड ऑर्डर बराबर आया। अब क्या देखें, एबीएमओ में कहा इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो एबीएमओ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ना। बीएमओ में भी यहाँ ज्यादा है पर उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या देखना है, एबीएमओ में कहा ज्यादा है या एबीएमओ में कहा कम, एक ही बात, एबीएमओ इंपॉर्टेंट है, तो एबीएमओ में जितना कम इलेक्ट्रॉन होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इसमें एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसमें एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। समझ आ गई बात। ठीक है, तो H2+ ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू H2-, सो दिस विल बी द ऑर्डर H2+ और H2-। ठीक है, पर ये बीएमओ एबीएमओ का इलेक्ट्रॉन कब देखेंगे, जब बॉन्ड ऑर्डर बराबर होगा तो ही देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखना है। He2 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, बॉन्ड ऑर्डर 0, नीचे 2, फिर उसके ऊपर भी 2, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो जाएगा, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। जब बॉन्ड ही नहीं बना तो कोई बात ही नहीं करनी है इसके बारे में आगे। ठीक है, Li2 कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6, बीएमओ में 2, फिर एबीएमओ में 2, फिर बीएमओ में 2, तो बीएमओ एबीएमओ तो कैंसिल हो गए, है ना, फिर बीएमओ में 2 यानी बॉन्ड ऑर्डर 1, सिग्मा या पाई, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर 1, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, डायमैग्नेटिक होगा। अगला Be2 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स 8, है ना, बीएमओ एबीएमओ कैंसिल, फिर बीएमओ एबीएमओ कैंसिल, बॉन्ड ऑर्डर 0, इसकी बात नहीं करनी है हमें। देन B2 कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10, 8 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो चुके थे, 9th इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, पाई में कि सिग्मा में, पाई में जाएगा क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन से कम है, पहले पाई फिर सिग्मा, तो पाई टू पी एक्स और फिर पाई टू पी वाई दोनों में जाएगा एक एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि सेम लेवल पे है ना। और एबीएमओ में गया नहीं, तो बीएमओ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कुल कितने हो गए 6 और एबीएमओ में 4, तो डिफरेंस कितना आ गया 2/2 यानी बॉन्ड ऑर्डर 1। अब सवाल उठता है बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, अच्छा पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक, B2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब पूछ रहा है कि वो बॉन्ड क्या है, नेचर ऑफ बॉन्ड पाई है और हम बोलेंगे 2 हाफ पाई है क्योंकि दोनों पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन गया था, तो एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन गया मतलब ये क्या है हाफ बॉन्ड, दूसरे में गया तो ये क्या है हाफ बॉन्ड, तो कुल मिला के हाफ पाई एंड हाफ पाई इज मेकिंग 1 पाई बॉन्ड। लेकिन एग्जैक्टली स्पीकिंग देयर आर
टू हाफ पाई बॉन्ड्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्लियरली स्टेट करता है कि हाफ बॉन्ड्स में एग्जिस्ट। और यहाँ पे एक और एबनॉर्मलिटी है। क्या एबनॉर्मलिटी है? बिना सिग्मा बॉन्ड बने पाई बॉन्ड बन रहा है। वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या कहता है कि पहले सिग्मा बनेगा उसके बाद ही पाई बॉन्ड बनेगा, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी कहता है कि बिना सिग्मा बॉन्ड बने भी पाई बॉन्ड बन सकता है। तो B2 मॉलिक्यूल में दो हाफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी सिग्मा बॉन्ड। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है। B2 के बाद नेक्स्ट C2 मतलब 12 है ना, तो 8 तक तो कैंसिल हो गया था। फिर B2 में 9 10 एक एक हाफ फिल्ड, फिर 11 12 वही पेयरिंग हुई है ना। तो टोटल एक्स्ट्रा बीएमओ में कितने हैं? 4। नीचे वाले तो सारे कैंसिल हो गए, तो बीएमओ में नेट कितने आ गए? 4। 4/2 यानी बॉन्ड ऑर्डर 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो कितना हो गया? 2। दोनों कहां गया है? पाई में गया है, तो फिर दोनों पाई बॉन्ड बनेगा। तो इट हैज 2 पाई बॉन्ड्स। अगेन 2 पाई बॉन्ड है बिना सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन से, है ना। जैसे एक थोड़ा सा ट्विस्ट सीधा ना पूछ करके पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following molecule या species bond order या nature of bond according to VBT and according to MOT are different। VBT और MOT के हिसाब से अलग अलग तरह के बॉन्ड्स हो। समझ में आई बात? तो B2 में हो सकता है और C2 में हो सकता है। N2 में VBT भी वही बोलता है 1 सिग्मा 2 पाई, N2 और MOT भी बोलता है 1 सिग्मा 2 पाई। समझ में आई बात? तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है। क्या नेक्स्ट स्पीशीज हमारा क्या है? N2 ही है। अगेन N2 में क्या होगा? पहले N2 की बात करें, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 12 तक भर गए थे, उसके बाद 13 14 कहां गया? सिग्मा में गया, सिग्मा में गया। तो टोटल कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है एक्सेस में? 6 एक्सेस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, डिवाइड बाय 2 यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3, जिसमें 1 सिग्मा और 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं? तो इसमें 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है। मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर किसमें आया? N2 में आया 3। मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर N2 में आया 3। फिर आया N2 प्लस यानी 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो N2 प्लस में हाफ सिग्मा 2 पाई। कहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन? सिग्मा वाले से निकलेगा, ऊपर था, है ना। तो हाफ सिग्मा 2 पाई। पैरा या डाया? पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। N2 माइनस 2.5। N2 माइनस क्या हो गया? 2.5, है ना। अब इसमें 15 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। बॉन्ड कौन सा टूटा? आधा पाई वाला टूटा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग पहले पाई में जाता है। तो 1 सिग्मा और 1.5 पाई, 1 सिग्मा और 1.5 पाई। समझ आ गई बात? अगेन स्पीशीज इज पैरामैग्नेटिक। स्टेबिलिटी पूछा जाए, N2 प्लस और N2 माइनस। सबसे ज्यादा स्टेबल N2, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। बॉन्ड ऑर्डर 3। 14 से कम हो या ज्यादा हो, एक कम होगा या एक ज्यादा होगा, 0.5 करके बॉन्ड ऑर्डर घटता जाता है दोनों साइड। 14 पे मैक्सिमम होता है कितना? 3। 14 से 13 गया तो 2.5, और 14 से 15 हुआ तो भी 2.5। ठीक है। इधर 12 हुआ तो 2, और इधर 16 हुआ तो भी 2। समझ आ गई बात? तो मैक्सिमम 14 पे है 3, चाहे एक एक करके घटे चाहे एक एक करके बढ़े, 0.5 करके बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? कम होता जाएगा। ठीक है ना। तो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर दोनों का कितना है? 2.5। अब पूछा जाए इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो किसमें? एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है N2 माइनस में, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, N2 प्लस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है। N2 प्लस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नाउ O2 प्लस, O2 2 प्लस, O2 माइनस एंड O2 2 माइनस। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख ले सबसे पहले। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 16, 15, 14, 18। बहुत क्लियर हो गया यहीं पे। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, फिर इसका 2.5, 2, 1.5, 1। ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर से डायरेक्टली कंपेयर हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। ठीक है। ये क्वेश्चन है। ओ बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। हाँ तो बताइए, ABCD बता दीजिए।
ऑर्डर ए बी सी डी के बीच में। मैम को थोड़ी करना है, आपको करना है। फाइनल ऑर्डर उल्टा पुल्टा सब आप करके बताइए। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना। और डी सी ए बी, एक आंसर तो आ गया। एग्रीड। तो बोल तो कुछ हो रहा था लेकिन। ठीक है क्या? डी सी ए बी चल रहा है। अर्थित कहाँ अटक गया? ये वाला प्लेटिनम +4 स्टेट में होता है, एफ पे माइनस, तो ओवरऑल क्या हो गया यहाँ पे -2, तो O2 पे क्या आ गया +2, यानी दिस स्पीशीज एक्चुअली O2 +2। ठीक है, एंड दिस स्पीशीज इज O2 माइनस के O2, ये O2 माइनस, ये O2 पे 2 माइनस, और ये O2 और वो O2 प्लस। ठीक है क्या? अब तो हो जाएगा DCAB इज करेक्ट, DCAB इज करेक्ट, है ना। शॉर्टकट्स की जरूरत नहीं है वैसे तो। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी की बात मैंने बताई दी है। 14 इलेक्ट्रॉन वाला केस आप देख लोगे, शॉर्टकट मारना है तो वही मार लो, है ना। बाकी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। आपको मेनली जो मुझे सिखाना था ये वाली बात थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं ये वाली बात नहीं, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बैलेंस। हाँ, ये अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक? दोनों हो सकता है। अगर इवन है तो दोनों हो सकता है, ऑड है तो पक्का पैरा होगा। यानी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तब तक दिमाग ही नहीं लगाना, वो पैरामैग्नेटिक होगा। इवन नंबर है तो मोस्टली तो डायमैग्नेटिक होता है। दो केसेस आपको याद रखने, कौन कौन से? 10 और 16 वाला। हाँ, हाँ? जाना नहीं है ना वहां तक, जाना नहीं ना वहां तक। हमें 10 और 16 वाला केस, ये दो केस हमें ध्यान रखना है। ठीक है, 10 और 16 इलेक्ट्रॉन वाला जो केस होगा वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है। दूसरा, ये वाली बात तो हो गई। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल में आएगा, पैरामैग्नेटिक होगा तो पक्का फ्रैक्शनल में आएगा, डायमैग्नेटिक हो तो हमेशा क्या होगा? इंटीजर वैल्यू होगा। ये वाली बात भी हो गई। ये इंपॉर्टेंट बात है, एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मान लो हमारे पास कोई स्पीशीज है, उसमें इलेक्ट्रॉन डालना है या निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां? जो नहीं, बीएमओ में नहीं, जो नेक्स्ट अवेलेबल ऑर्बिटल होगा, मजबूरी है ना। हाँ, मतलब जो सबसे ऊपर, सबसे लास्ट का जो खाली ऑर्बिटल होगा, हाँ, होमो या लूमो। होमो क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, और लूमो क्या है? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, है ना। समझ में आ रहा है? आपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को भरा, इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भरा, तो जो भर के सबसे ऊपर वाला है, लास्ट वाला, उसको क्या बोलेंगे? होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। और उसके जस्ट ऊपर वाला है वो क्या है? लूमो, अनऑक्यूपाइड में सबसे नीचे वाला। ऑक्यूपाइड में हमेशा सबसे ऊपर वाले की बात करें, अनऑक्यूपाइड में सबसे नीचे वाले की बात करेंगे। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन डालना है, चलो होमो और लूमो के टर्म्स बताओ। इलेक्ट्रॉन डालना है तो कहां जाएगा? लूमो में। जो अनऑक्यूपाइड होगा उसी में जाएगा। अब वो जो लूमो है वो बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग है, उससे कोई फर्क, मतलब पड़ता तो है एक्चुअली, लेकिन मेरे पास चॉइस नहीं है। वो जो भी रहेगा उसमें जाना है तो उसी में जाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई वो एंटी बॉन्डिंग है तो उसको छोड़ के मैं उसमें भर जा रहा हूं, वो बॉन्डिंग है, ऐसा नहीं है। जो अवेलेबल होगा, यानी जो लूमो अवेलेबल होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन को जाना ही पड़ेगा। अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन का उसमें जाना आसान होगा या मुश्किल। यानी जब आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो अवेलेबल ऑर्बिटल अगर बीएमओ है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो अवेलेबल ऑर्बिटल जो है सामने आपके वो एबीएमओ है तो इलेक्ट्रॉन मुश्किल से जाएगा, जाना नहीं जाएगा। तो अगर डालना पड़ेगा तो एनर्जी देकर डालनी पड़ेगी जबरदस्ती। वैसे अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा हमेशा कहां से? होमो से, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड जो होगा वहीं से निकलेगा। तो जो होमो है अगर वो बीएमओ है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या मुश्किल? मुश्किल होगा ना।
होमो से यानी बॉन्डिंग में अगर है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर जो आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है वो एबीएमओ है तो वहां से इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालना, दो स्पीशीज है, दोनों में इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब कोई पॉजिटिव स्पीशीज बनानी है। तो कहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, जहां से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन एबीएमओ से निकलने वाला है। और अगर मान लो दो स्पीशीज से नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बनाना है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालना है, इसमें भी डालना है, आपको चेक करना है, तो देखोगे कहां पे इलेक्ट्रॉन बीएमओ में जा रहा है, उसमें आसानी से जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन एबीएमओ में जाएगा वहां मुश्किल से जाएगा। समझ में आई बात। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना। इस पे बेस्ड इलेक्ट्रॉन इज फेवरेबली एडेड टू बीएमओ एंड फेवरेबली रिमूव्ड फ्रॉम एबीएमओ। सीधी सी बात है, एबीएमओ से निकलना होगा तो आसान होगा, बीएमओ में डालना होगा तो आसान होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ऐसा आएगा, N2 से N2 प्लस बना रहे हैं और NO से NO प्लस बना रहे हैं, ये दो प्रोसेस हो रहा है, मतलब N2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के N2 प्लस, NO से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो NO प्लस। और हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी देनी ही पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी देनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे E1 अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है, यहाँ पे E2 अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है। कहां पे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, पहले वाले यानी E1 विल बी ग्रेटर देन E2, पक्का। चेक करते हैं, N2 से N2 में इलेक्ट्रॉन निकालना है, N2 कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो बीएमओ में, बीएमओ में। और NO कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एबीएमओ में है। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान होगा। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, सो E1 विल बी ग्रेटर देन E2। एक ही बात है, मतलब आप क्या देख लो, बॉन्ड ऑर्डर देख लो, इसका बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लो, इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है, आसान होगा। बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है मतलब स्टेबिलिटी घट रही है, मुश्किल होगा। ऐसे भी देख सकते हैं आप, सीधे सीधे बॉन्ड ऑर्डर से चेक कर ले, जैसे मर्जी, है ना। मतलब कुल मिला के वही है, बीएमओ में जा रहा है एबीएमओ में, क्योंकि एबीएमओ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए इसलिए बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है क्योंकि एबीएमओ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना। तो चीजें क्या है, सारी कनेक्टेड है, आपको जैसा लगे वैसा देख सकते हैं। तो बस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से यही क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। बोलो। N2 ज्यादा स्टेबल होता है या CO, बोलो। दोनों 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ज्यादा स्टेबल तो नहीं, बॉन्ड ऑर्डर दोनों बराबर है, हेटेरोएटॉमिक है। तुम्हारे एग्जाम में आया था, पीवाईक्यू का है, कहाँ का है, कहाँ पे, कहाँ पे एग्जाम में, जेई मेन का क्वेश्चन है ये नहीं रहा होगा, वो अलग बात है। यहाँ पे ये स्पेशल केस है, सीओ हेटेरोएटॉमिक वाले केस की बात कर रहा है। ये वाला था क्या, ऐसा तो नहीं, मुझे नहीं उम्मीद है कि ऐसा रहा होगा, नहीं पूछेगा। आपके स्कोप के बाहर का है ये, क्योंकि आपके स्कोप में जब भी हेटेरोएटॉमिक आता है, मैंने बोला था आपको कि हेटेरोएटॉमिक जब भी आए आप क्या करोगे, उसको होमोएटॉमिक मान के उसके बारे में आंसर्स दे दोगे। हाँ, N2 मान के सॉल्व करते हैं, पर N2 मानने पे गड़बड़ हो रहा था। यहाँ पे दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो रहा है। इसमें ज्यादा स्टेबल कायदे से होना तो चाहिए, इसको इसको दिया था क्या, हाँ इसको दिया होगा ज्यादा स्टेबल, हाँ ईएन डिफरेंस के बेसिस पे एनर्जी रिलेटिवली, बॉन्ड रिलेटिवली और स्ट्रांग हो जाएगा, है ना, इसी बेसिस पे दिया होगा ये ज्यादा स्टेबल। पर ये थोड़ा सा स्कोप के बाहर है, चांसेस कम है इसके पूछे जाने के, ठीक है ना। और कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़े। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। दैट वाज ऑल फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब अपनी जो की बात हुई थी, क्या बात हुई थी, सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी। क्या हो गया, क्या ही हो रहा है, तो गलत हो रहा है।
साइज गड़बड़ हो रहा है क्या पेज का? ठीक, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी से स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं, हर बार ये जरूरी नहीं है पर आ जाता है, और ज्यादातर किस में आता है? नीट में ही आता है ज्यादातर थर्मल स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस, है ना। ये में भी आ सकता है पर मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन नहीं है ये, पर आएगा जब तो 4 नंबर का होगा, यहाँ भी आएगा, और माइनस कराएगा तो वही -1 कराएगा भी। ठीक है, पढ़ लेते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये टॉपिक से ज्यादातर में डर इसलिए लग जाता है क्योंकि इसमें जब नॉर्मली हम सारे नियम कायदों से पढ़ते हैं तो जितने इसमें रूल्स हैं उससे ज्यादा इसके एक्सेप्शंस हैं, है ना, इसलिए हम इस पर थोड़ा सा कम ध्यान देने लग जाते हैं कि यार कितना ही याद करें, कितने एक्सेप्शंस याद करें। तो अपन एक ओवरऑल मोटा मोटी सी बात करेंगे जिससे ज्यादा रूल्स और ज्यादा नियम कायदे ना पढ़ने पड़े और हमारे क्वेश्चंस मैक्सिमम सही हो जाए, उस हिसाब से करने जा रहे हैं। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी, इसलिए ज्यादा नियम कायदे नहीं बनाएंगे, जनरल जनरल सी बात बता करके, और क्वेश्चंस बनाने पे ही हमारा फोकस रहेगा कि मोस्टली क्वेश्चंस हमारे सही बन जाए इस पे। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी का पहले तो मतलब बताओ क्या होता है, क्योंकि बहुत बार आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं देता है गिव द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, ऐसा परोस का नहीं देता है कि आप समझ जाइए कि यही पूछ रहा है, बड़ा अजीब अजीब टाइप का लैंग्वेज यूज करता है। ठीक है ना, आपको बोलेगा विच विल डिकम्पोज इजिली, है ना, विच विल इवॉल्व CO2 मोर रेडिली, है ना, तो CO2 कौन ज्यादा आसानी से इवॉल्व करेगा? ऑब्वियसली कार्बोनेट का क्वेश्चन होगा, उसमें सारे क्या होंगे? कार्बोनेट्स। तो CO2 ज्यादा आसानी से कौन इवॉल्व करेगा? जो कम स्टेबल होगा, जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी जल्दी टूट जाएगा, है ना। तो मतलब वहां पे थर्मल स्टेबिलिटी का रिवर्स ऑर्डर आपको लिखना होगा, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी का आप फील समझ जाओ। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी अगेंस्ट हीट, मतलब अगर उसको तोड़ना है तो आपको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, जितना ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी मतलब उसको तोड़ने के लिए, उसको डिकम्पोज कराने के लिए उतना ज्यादा हीट करना पड़ेगा, है ना। कम हीट करने पर वो टूटेगा नहीं, तो जो भी गैस इवॉल्व होने वाली होगी वो गैस इवॉल्व नहीं होगी। समझ आ गई बात? तो थर्मल स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होगा? तो थर्मल स्टेबिलिटी डिसाइड करने के सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपके पास ऑप्शंस हैं, जो कंपाउंड्स को आपको कंपेयर करना है, वो कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं या आयनिक कंपाउंड्स हैं। अब इस हाल में तो आप आ चुके होंगे कि आप कंपाउंड को देख के आइडेंटिफाई कर पाए कि वो कोवेलेंट है या आयनिक है। कोवेलेंट कैसे पता चलेगा? नॉन मेटल, और एक मेटल एक नॉन मेटल है तो आयनिक, तो हमको इतना अंदाजा तो लग जाता है कि कंपाउंड कोवेलेंट है या आयनिक। ठीक, अब थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड्स तोड़ने की बात कर रहे हैं, चीजों को निकलने की बात कर रहे हैं, है ना। तो कोवेलेंट कंपाउंड के थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हम उसको कितना हीट करें कि वो सारे बॉन्ड्स टूट जाए, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ में। अच्छा एक बात बताओ, आयनिक और कोवेलेंट में किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? आयनिक में। तो अगर आपके पास एग्जांपल में कुछ आयनिक और कुछ कोवेलेंट है तो कोई समस्या ही नहीं है, आयनिक की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, कोवेलेंट की थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। अब मान लो 4-5 हैं, उसमें से कुछ आयनिक कुछ कोवेलेंट, तो पहले आयनिक वालों की एक कैटेगरी बना दो, कोवेलेंट वालों की एक कैटेगरी बना दो, फिर आयनिक वाले जो 2-3 है उनको आयनिक वाले रूल से सॉल्व करना और कोवेलेंट वालों को कोवेलेंट वाले रूल से सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो अब जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है उनकी थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या देखना पड़ेगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ। जिन दो मॉलिक्यूल्स में थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, तो इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है और इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है। जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। भाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है यानी जब वो बना तो ज्यादा एनर्जी इवॉल्व हो गया, तो उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना। थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी। जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा, बॉन्ड एनर्जी मतलब क्या? जितना ज्यादा ओवरलैपिंग अच्छी होगी, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उसको उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो चुकी होगी,
तो जब आप उसको वापस तोड़ोगे तो उतनी एनर्जी आपको फिर से देनी पड़ेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है ना, तो मोर इज बॉन्ड एनर्जी, मोर इज बॉन्ड स्ट्रेंथ, मोर इज थर्मल स्टेबिलिटी। ये तो कोवेलेंट के केस में हो गया, एग्जांपल्स करेंगे अभी, है ना। आयोनिक के केस में, अब आयोनिक कंपाउंड अगर है तो आपको क्या देखना है कि जो आयनिक कंपाउंड है उसके अनायन का हाल देखना है कि अनायन कैसा है, मोनोवैलेंट, मोनो एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है। क्या देखना है, मोनो एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक। मोनोटॉमिक पॉलीटॉमिक समझते हैं, हाँ। मोनोटॉमिक जैसे क्लोराइड है ना, ये हैलाइड जितने भी है वो सब क्या है, मोनो एटॉमिक है। ऑक्साइड है यानी क्या है, मोनो एटॉमिक, चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, एटम है ना। पॉलीएटॉमिक जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, एक से ज्यादा एटम वाले, है ना। तो आपको क्या देखना है, जो एनायन है वो मोनो एटॉमिक है या वो पॉली एटॉमिक एनायन है। ठीक। अच्छा एक बात और बताओ कि एक एटम वाला एनायन होगा, एक केस है, और एक केस है मल्टीपल एटम वाला एनायन है। कहां, कटायन दोनों जगह सेम ले लिए थोड़ी देर के लिए, है ना, यहां भी कटायन वही है, यहां भी कटायन है वही है। कहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, मोनो एटॉमिक में या पॉली एटॉमिक में। पॉली में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, मोनोटॉमिक में कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। क्यों भाई, साइज पॉली एटॉमिक तो बड़ा होगा, बड़ा होगा, है ना। एनायन बड़ा हो जाएगा तो डिस्टॉर्ट आसानी से होगा, तो पजांस रूल के हिसाब से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा ना। एनायन का साइज जितना बड़ा होगा वो उतनी आसानी से क्या होगा, पोलराइज हो सकता है। पोलराइज होगा मतलब उसका डिस्टॉर्शन होगा, जितना ज्यादा एनायन का डिस्टॉर्शन होता है पजांस रूल के हिसाब से कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होता है। ये बात समझ में आती है क्या। तो मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक एनायन में हमने क्यों क्लासिफाई किया कि अगर मोनो एटॉमिक एनायन होगा तो उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और अगर पॉली एटॉमिक एनायन होगा तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने लगेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो अब मोनोटॉमिक एनायन मतलब, मोनोटॉमिक एनायन मतलब एक एटम है, एक एटम है तो एक एटम को हम स्फेरिकल मान रहे हैं। इंटैक्ट स्फीयर, इंटैक्ट स्फीयर मतलब एक पूरा नेगेटिव चार्ज वहां पे प्रेजेंट है, पूरा स्फेरिकल स्पीशीज, बिल्कुल भी डिस्टॉर्टेड नहीं है ना। तो अगर मोनोएटॉमिक एनायन होगा तो यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो आयनिक कैरेक्टर का स्ट्रेंथ देख लेंगे। आयनिक कैरेक्टर किस पर डिपेंड करता है, लैटिस एनर्जी पे। लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा। पढ़ते हैं ना लैटिस एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज लैटिस एनर्जी, formation of one mole of a compound, energy released in the formation of one mole of a compound फ्रॉम, पूरा करो, from ये तो आधा है। हाँ फिर से पूरा, हाँ बोलो। Constituent gaseous ions, very correct. Formation of one mole of ionic compound from constituent gaseous ions, मतलब NaCl मुझे बनाना है, तो NaCl की लैटिस एनर्जी क्या होगी, एक मोल गैसियस Na प्लस और एक मोल गैसियस Na माइनस। ये बन चुका है, जो भी एनर्जी से बनना है वो बन चुका है। ये बनने के बाद जब ये दो आयंस पास आते हैं, एक लैटिस बनाते हैं, तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। Na से Na प्लस का बनना ये अलग प्रोसेस है, Cl से Cl माइनस का बनना ये अलग प्रोसेस है। Na प्लस और Cl माइनस गैस बनने के बाद अब जब ये अट्रैक्ट होते हैं तब जो एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। ठीक है ना। तो एनीवेज आप समझना, Na प्लस और Cl माइनस जितना ज्यादा अट्रैक्ट होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ये आयंस कब ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, मतलब ये A प्लस और B माइनस रख लो, Na प्लस तो Na प्लस ही रहेगा, Cl माइनस ही रहेगा, A प्लस और B माइनस, है ना। ये आयंस कब ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, जब इन पर चार्जेस ज्यादा होंगे, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है, जितना ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, यानी लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। और इनका साइज ज्यादा हो कि कम हो, कम। साइज जितना कम होगा इनके बीच का डिस्टेंस उतना कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, लैटिस एनर्जी रिलीज्ड, यानी लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। और आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, लैटिस एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है ना। तो अगर मोनोएटॉमिक एनायन होगा, मोनोएटॉमिक एनायन होगा जैसे ये वाले एनायंस, तो इस केस में जो लैटिस एनर्जी होगी वो किस पर डिपेंड, थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी पर डिपेंड करेगा, और लैटिस एनर्जी चार्ज और साइज पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है। अगर कोवेलेंट हो गया तो बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड करेगा। अगर आयनिक है तो आपके पास दो चांसेस है, या तो मोनोएटॉमिक एनायन होगा या पॉलीएटॉमिक। अगर मोनोएटॉमिक एनायन है तो थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। आयन जितने बड़े होंगे लैटिस एनर्जी उतना कम, और चार्ज जितना ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा। ठीक, अब आ जाते हैं पॉलीएटॉमिक एनायन पे। अगर पॉलीएटॉमिक एनायन हुआ तो इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर बनने लगता है ना। कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतना कम, कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी उतना कम, ये तो तय है। अच्छा, मोस्टली जब क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, एनायन सेम होते हैं, कैटायन चेंज हो रहे होते हैं। तो मान लो सारे कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी बतानी है, मान लो सारे कार्बोनेट्स हैं, तो क्या चेंज हो रहा होगा, कैटायन चेंज हो रहा होगा। अब कैटायन चेंज हो रहा होगा तो आपको क्या देखना होगा, जो कैटायन है, कैटायन की साइज जितनी ज्यादा होगी, कैटायन की साइज जितनी ज्यादा होगी कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा ना। कैटायन जितना छोटा, कैटायन जितना छोटा उतना पावरफुल, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। तो कैटायन छोटा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कैटायन बड़ा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, मतलब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। कैटायन बड़ा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। तो कैटायन बड़ा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। तो थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। सोच पा रहे हैं क्या, कैटायन जितना बड़ा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, मतलब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। तो मोर इज द साइज ऑफ कैटायन, मोर इज आयनिक कैरेक्टर, मोर इज थर्मल स्टेबिलिटी, है ना। तो पॉलीएटॉमिक एनायंस के केस में आप क्योंकि एनायंस तो सेम ही रहेंगे सब में, आपको कैटायन कंपेयर करना होगा। तो मोर इज द साइज ऑफ कैटायन, मोर इज थर्मल स्टेबिलिटी, है ना। मोर इज साइज ऑफ कैटायन, मोर इज थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो कुल मिला के अब आप ये वाला स्लाइड आपके काम का है, पूरी बात जो हमने पढ़ी। कोवेलेंट है तो बॉन्ड एनर्जी के प्रोपोर्शनल, मोनोएटॉमिक एनायन है तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अगर पॉलीएटॉमिक एनायंस हैं तो उस में थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। ये बात बस आपको ओवरऑल दिमाग में रखनी है, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस बनने किसके, थर्मल स्टेबिलिटी के। हाँ, कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर कम है, हाँ बस कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये पूरी बात है जो आपको दिमाग में रखनी है टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। अब क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। बढ़े आगे, चलो बताओ, ये जो कंपाउंड्स है कोवेलेंट है या आयनिक है, कोवेलेंट है या आयनिक, कोवेलेंट है। तो क्या देखना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, कहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, HF में ज्यादा होगा तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, है ना। तो कोवेलेंट कंपाउंड है तो आपको क्या देखना है, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ साइज जितना छोटा होगा ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा होगी, साइज बड़ा होगा ओवरलैपिंग क्या होगी, कम होगी, बॉन्ड स्ट्रांग होगा, है ना। तो HF में सबसे ज्यादा। दूसरा NH3, PH3, ASH3 और SbH3 कोवेलेंट है ना सारे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कहां पे ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग हुई, NH3 में ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होगी। F2Cl2 Br2 I2 गड़बड़, ClF फिर Bri। कल फिर बारात आई कि कल बारात फिर आई, कल बारात फिर आई, कल बारात फिर आई, है ना, कल बारात फिर आई। F2 बहुत सालों पहले, F2Cl2 Br2 और I2। ठीक है, ये ध्यान रखना है किस बेसिस पे, ये बॉन्ड एनर्जी है जो आपको हैलोजन में पढ़ाया जाता है ना। पी ब्लॉक के हिसाब से क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, फिर ब्रोमीन की और फिर फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कम क्यों जाती है, लोन पेयर रिपल्शन के कारण। साइज छोटा है, लोन पेयर्स काफी पास आ गए, लोन पेयर तो सबके पास है पर इसका साइज छोटा है तो लोन पेयर ज्यादा पास आ गए, जिसके कारण रिपल्शन हो गया। तो रिपल्शन होकर कहां गया, एक स्टेप नहीं गया, 2 स्टेप पीछे।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देन BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3, सबसे नॉर्मल है ये, BF3 का ज्यादा होगा, है ना। नेक्स्ट CH4, SiH4, GH4, SNH4, ये भी नॉर्मल है, CH4 का ज्यादा होगा। देन CH4, NH3, H2 और HF, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों आएगा भाई? थर्मल स्टेबिलिटी में मॉलिक्यूल्स के बीच का देखना, मॉलिक्यूल थर्मल स्टेबिलिटी मतलब यहाँ पे क्या है, एक्चुअली आपको ये सारे बॉन्ड्स इसके अंदर के तोड़ने हैं। कोवलेंट कंपाउंड का थर्मल स्टेबिलिटी का क्या मतलब हुआ, कह सकते हो उसकी एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन, कितनी एनर्जी दें कि उसके सारे कोवलेंट बॉन्ड्स टूट जाएं। समझ में आ गई बात? तो अब बताओ HF का सबसे ज्यादा नहीं होगा, मैंने साफ साफ बोला एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन देखना है, ठीक है। एक HF बॉन्ड इनमें से किसी भी एक बॉन्ड से ज्यादा होगा, पर इसमें कुल मिला के एक बॉन्ड टूटना है, इसमें 2 टूटना है, इसमें 3 टूटना है, इसमें 4 टूटना है। एक CH4 का ज्यादा, एक CH बॉन्ड को एक HF बॉन्ड से कंपेयर करो तो ऑब्वियसली HF बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। समझ में आई बात? ऑब्वियसली HF बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, पर इसमें इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है कि इसके 4 बॉन्ड तोड़ने से भी ज्यादा एनर्जी उसके एक बॉन्ड तोड़ने में लगे। समझ आई बात? इसमें कुल मिला के एक बॉन्ड तोड़ना है, इसमें 2 बॉन्ड तोड़ने, इसमें 3 और इसमें 4। तो नंबर ऑफ बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ बैठा लूं मैं कह सकते, मतलब सेम पीरियड के ना, एक्चुअली ये सेम पीरियड के हैं, ये भी है, ये सेम पीरियड के, तो इनके एनर्जीज में उतना ज्यादा डिफरेंस, इनके साइज में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा तो नहीं है। तो इनके जो सिंगल बॉन्ड, मतलब इसका एक CH बॉन्ड, इसका एक NH बॉन्ड, इसका एक OH बॉन्ड और इसके एक HF बॉन्ड में इतना डिफरेंस नहीं है एनर्जी का कि इसका 1 टाइम्स इसके 4 टाइम्स से ज्यादा हो जाए। ये बात समझ में आ रही? क्योंकि ये सेम पीरियड के हैं, डिफरेंट पीरियड के होते हैं तो ये अप्लाई हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो CH4 का क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, यानी सीधे सीधे CH4 को अगर टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ना है, कार्बन हाइड्रोजन सबको अलग अलग करना है, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू HF, ठीक है। देन डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड का ज्यादा हो गया, ऑब्वियस सी बात है, वैसे भी डायमंड में 4 सिग्मा बॉन्ड तोड़ने, इसमें 3 सिग्मा और 1 पाई, ठीक है, कर लेंगे। अब बताओ ये जो एग्जांपल्स लिखे हुए इस पेज में, ये कोवेलेंट है या आयनिक? ये सारे आयनिक है, मेटल नॉन मेटल वाले हैं, है ना, सब आयनिक वाले हैं। अब आयनिक वाले में कौन से, सब में देखो मोनो एटॉमिक एनायन, मोनो एटॉमिक है, ये मोनो एटॉमिक है क्या? F माइनस ही तो है, एनायन तो मोनोटॉमिक है, ये भी मोनोटॉमिक है, ये भी मोनोटॉमिक, ये भी सब मोनोटॉमिक, यानी सब जगह क्या देखना है, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा? चार्ज के डायरेक्टली और साइज के इनवर्सली, ठीक है। तो इन सब में चार्ज तो क्या है, सेम, साइज देखना पड़ेगा, साइज ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी कम, साइज ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी कम, तो किसकी सबसे ज्यादा होगी स्टेबिलिटी? LiH की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है क्या? इसमें भी सही है। अब यहाँ आओ, इसमें क्या हो रहा है, कैटायन सेम है, एनायन की साइज ज्यादा, लैटिस एनर्जी कम। यहाँ पे क्या देखें, चार्ज देखना है, यहाँ पे एल्यूमिनियम मैग्नीशियम Li, तो पहले चार्ज ही देख लेंगे, है ना। तो एल्यूमिनियम की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। इसमें क्या देखें, साइज किसका, कैटायन का, कैटायन का साइज देखेंगे, साइज ज्यादा लैटिस एनर्जी कम, ठीक है। यहाँ पे क्या देखना है, साइज किसका, अगेन कैटायन का, बढ़ा हुआ साइज लैटिस एनर्जी कम, इसमें भी कैटायन का साइज देखना है, ठीक है। नेक्स्ट सारे पॉलीएटॉमिक वाले केसेस हो गए। पॉलीएटॉमिक के केस में आपको देखना है साइज ऑफ कैटायन ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, साइज ऑफ कैटायन ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था, साइज ऑफ कैटायन ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रहा था, साइज ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रहा था, और यहाँ क्या हो रहा है, साइज ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा हो रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। तो वहां पे थर्मल स्टेबिलिटी बेरियम कार्बोनेट का ज्यादा है, रुबिडियम कार्बोनेट का भी ज्यादा होगा, है ना। ये वाले क्या मोनोएटॉमिक वाले हैं या गलती से मैंने लिख दिया पॉलीएटॉमिक में? पॉली है ना, ये मोनोएटॉमिक एनायन है या पॉलीएटॉमिक? पॉली पक्का, कैसे पता चला? Li प्लस है तो I3 पे माइनस है,
I3 पे माइनस है ना, तो ये पॉलीएटॉमिक ही है। इधर जाने पे कैटायन बढ़ रहा है, लैटिस स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। इसमें ये भी पॉलीएटॉमिक है, O2 पे 2 माइनस, ठीक है, तो O2 पे 2 माइनस को O माइनस बोल देते हैं। O2 पे 2 माइनस बन रहा है ना इसमें, तो O2 पे 2 माइनस था तो इसको पॉलीएटॉमिक क्यों बोला, इसको O माइनस बोल देते मोनोएटॉमिक। हाँ वो दिख वही रहा है, वही मैं कह रही हूँ, यहाँ पे Li+2 है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पे देखो ये, तो इसको आपने क्या माना, F2 पे 2 माइनस माना क्या, नहीं, F2 पे 2 माइनस नहीं माना ना, क्या माना, F माइनस माना। यहाँ पे आपने F3 पे 3 माइनस नहीं माना ना, क्या माना, F माइनस माना। तो वही मैं पूछ रही हूँ, इस वाले केस में आपने इसको O2 पे 2 माइनस क्यों माना, इस पे O पे माइनस मान लेते तो ये मोनोएटॉमिक हो जाता है, क्योंकि O माइनस अकेले हो ही नहीं सकता है, एक अकेले O पे एक नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता, पेरोक्साइड है वो हमेशा O2 के फॉर्म में ही रहेगा, O2 पे 2 माइनस। समझ आई बात, क्योंकि ऑर्डर पूरा चेंज हो जाएगा अगर इसको O माइनस मान लिया तो वो मोनोएटॉमिक हो जाएगा, पूरा उल्टा हो जाएगा। समझ आ गई बात, तो पेरोक्साइड हमेशा आयन हमेशा O2 पे 2 माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो ऑर्डर आपका ज्यादा कैटायन की साइज और ज्यादा आपकी थर्मल स्टेबिलिटी। समझ आ गई बात, कर लेंगे थर्मल स्टेबिलिटी, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो इतना करेंगे तो आपसे थर्मल स्टेबिलिटी के क्वेश्चन फॉर श्योर बन जाएंगे, थर्मल स्टेबिलिटी में आप नहीं अटकेंगे, ठीक है। अगली बात सॉलिबिलिटी की, ये उससे भी ज्यादा आसान है ना। आप अगर तरीके से पढ़ो तो बहुत मुश्किल है ना, दुनिया भर के एक्सेप्शंस हैं। तरीके से मतलब क्या, सारे नियम कायदे कि भाई ये सॉलिबिलिटी के रूल्स होते हैं। सॉलिबिलिटी के क्या क्या रूल्स होते हैं, सॉलिबिलिटी का क्या रूल है पहले बताओ। एक सबसे बड़ा रूल है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यूनिवर्सल रूल है ना। उसके बाद अब चलो लाइक डिसॉल्व लाइक, तो लाइक है वो डिसॉल्व कर लाइक, पोलर पोलर वाला केस ले लिया। अब उसमें सॉलिबिलिटी के लिए आप क्या देखोगे, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी। पंगा क्यों आता है, क्योंकि वो सारे फैक्टर्स जो लैटिस एनर्जी को बढ़ाते घटाते हैं वही फैक्टर्स हाइड्रेशन एनर्जी को भी बढ़ाते घटाते, इसीलिए पंगा आता है, इसीलिए एक्सेप्शन आते हैं, है ना। लेकिन हमको पता है कि अगर कोई कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होना है तो उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, लैटिस एनर्जी कम। तो कभी कभी सॉलिबिलिटी के क्वेश्चन आपको सीधे ना परोस करके कि गिव द ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी, आपसे ये भी पूछ लेता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स लैटिस एनर्जी इज मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी, या फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हाइड्रेशन इज मोर देन लैटिस एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी मोर देन लैटिस एनर्जी मतलब सॉलिबिलिटी, और लैटिस एनर्जी मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी मतलब इनसॉल्युबल, या रिवर्स बताना है आपको। समझ आ गई बात। तो सॉलिबिलिटी के क्वेश्चन हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी के टर्म्स में भी आ सकता है। हाइड्रेशन एनर्जी मतलब जब आयंस घुल रहे हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो डिसोल्यूशन प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है। और लैटिस एनर्जी मतलब कितनी तोड़े, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो आयंस अलग अलग हो रहे हैं। समझ में, तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो डिसॉल्व नहीं होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो डिसॉल्व हो जाएगा। समझ आ गई बात। तो खैर सॉल्युबिलिटी के लिए सीधा सीधा जो हमको करना है वो देखते हैं, ठीक है। अब हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी से कैसे रिलेट हो रहा है सॉल्युबिलिटी, समझ में आ गई कि ज्यादा कम अगर पूछा तो आप ऑर्डर कौन सा लिखना है। अब सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बस दो ही काम करना है आपको। क्या करना है, कैटायन और एनायन का साइज देखना है। एनायन और कैटायन के साइज में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मोर इज द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, मोर विल बी सॉल्युबिलिटी। बस यही देखना है, जितना कैटायन और एनायन का साइज में अंतर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। बस एक ही रूल है इसमें, और कोई रूल ही नहीं है। अब उसके लिए जनरली हमने माना है लार्जर आयंस, जितने भी पॉलीएटॉमिक एनायंस होते हैं उनको हम मान लेते हैं बड़ा है, पॉलीएटॉमिक उसको मान लेते हैं बड़ा, और जो मोनोएटॉमिक होते हैं उनको मान लेते हैं छोटा। एक बात, पॉलीएटॉमिक एनायंस को क्या मानेंगे, बड़ा आयन, दिख भी रहा है, और मोनोएटॉमिक एनायंस को क्या मानेंगे, छोटा। अब इसमें गड़बड़ कहां है, हैलाइड्स जो होते हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आइड, मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है तो मोनोएटॉमिक में सिर्फ फ्लोराइड ही छोटा मानते हैं, बाकी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सब क्या मानते हैं, बड़ा। ऑल्दो मोनोएटॉमिक है फिर भी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को हम बड़ा आयन मानेंगे सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। जनरल दिमाग हमारा क्या कह रहा है कि जिसमें एक से ज्यादा एटम्स है वो बड़े आयन होंगे, जिसमें एक एटम है वो छोटा आयन होगा। हैलाइड्स में सिर्फ क्लोराइड को ही छोटा मानोगे, बाकी सारे हैलाइड्स को आप क्या मानोगे, बड़ा। एक ये बात दिमाग में रखनी है। दूसरी बात, हाइड्रोक्साइड आयन में दो एटम्स है तो ये पॉलीएटॉमिक, लेकिन फिर भी हाइड्रोक्साइड को आपको छोटा मानना है।
तो एक गड़बड़ तो क्या है, हाइड्रोक्साइड इस फैमिली से इस फैमिली में आ गया, जो हमको लग रहा है कि पॉलीएटॉमिक है, लेकिन इसको आपको क्या मानना है, मोनोएटॉमिक, है ना। और हेलोजेंस में बस फ्लोरीन ही अपनी जगह सही है, बाकी सब अपनी ग्रुप को छोड़ करके बले वाले में चले जाते हैं। ठीक है, बस ये छोटे बड़े का एक रूल मानना है। और कैटायंस को हमेशा आपको क्या मानना है, छोटा मानना है। कैटायंस को आपको क्या मानना है, छोटा मानना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस कैसे करते हैं। दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है कैटायन में वेरिएशन का, एक क्वेश्चन आता है एनायन में वेरिएशन का। दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो कैटायन में वेरिएशन होगा तो एनायन में। सब कुछ वेरी करके देता है, यानी जितने भी जिनमें आपको कंपैरिजन करना है उसमें या तो कैटायन सेम होंगे एनायन चेंज होंगे, या तो एनायन सेम होंगे कैटायन चेंज होंगे। अब जैसे यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, एनायन सेम है, तो जो सेम है, ध्यान सुनना, जो सेम है उसको पहले चेक कर लो वो बड़ा है या छोटा, उसको पहले डिसाइड कर लेना है। तो ये पॉलीएटॉमिक है तो ये बड़ा है, तो ये सब जगह बड़ा है। अब मैंने बोला कि कैटायंस को जनरली हम छोटा मानते हैं, तो जब कैटायन सेम होगा और आपको उसकी पहले ग्रुप डिसाइड करनी है तब आप उसको छोटा मान लोगे। लेकिन इन सब में आपका एनायन सेम है तो अपने एनायन को क्या माना, बड़ा, क्योंकि वो पॉलीएटॉमिक है। अब जो कैटायंस है उसमें तो ग्रेडेशन दिख रहा है ना कि दिस इज स्मॉल, और इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बिग। तो ये बिग बिग और वो स्मॉल बिग, कहां डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ, तो इसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी, है ना। अगर एनायन सेम है तो एनायन को आपने डिसाइड कर लिया बड़ा है या छोटा। अब कैटायन में तो दिख ही रहा है, लिथियम से लेकर के सीजियम तक जा रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो वो बिग बिग हो गया और ये स्मॉल बिग हो गया, इसलिए यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए क्या होगा, ज्यादा सॉल्युबल। ठीक है, नेक्स्ट अगेन कॉमन क्या है, एनायन, तो ये क्या है, बिग स्मॉल, और ये क्या है, ये तो बिग था ही, बिग बिग, अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। यानी लिथियम नाइट्रेट इज मोर सॉल्युबल एंड सीजियम नाइट्रेट इज लीस्ट सॉल्युबल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यहां पे एनायन क्या है, छोटा, तो स्मॉल स्मॉल एंड दिस इज बिग स्मॉल, तो ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, सीजियम फ्लोराइड इज मोर सॉल्युबल। ठीक है, तो जहां कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स में सीजियम वाला लेस सॉल्युबल था, वहां फ्लोराइड में सीजियम वाला ज्यादा सॉल्युबल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एनायन स्मॉल और बिग, स्मॉल, तो ये स्मॉल स्मॉल और उधर बिग स्मॉल, ज्यादा सॉल्युबल, सीजियम ऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू लिथियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोक्साइड स्मॉल और बिग, स्मॉल, हाइड्रोक्साइड पॉली एटॉमिक है लेकिन फिर भी स्मॉल है, तो ये स्मॉल स्मॉल उधर बिग स्मॉल, इसलिए सीजियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है। ठीक है, नेक्स्ट आयोडाइड बिग और स्मॉल, बिग, तो ये बिग स्मॉल और ये बिग बिग, तो सीजियम कम है और ये ज्यादा। अब सोचो फ्लोराइड के केस में सीजियम ज्यादा था और आयोडाइड के केस में सीजियम सबसे कम है। ठीक है, यही फिर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसलिए हम सॉल्युबिलिटी किसके बेसिस पे कर लेते हैं, साइज डिफरेंस के बेसिस पे। ठीक है, यहां पे आते हैं LiBr स्मॉल बिग बिग बिग, LiBr ज्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट सल्फेट्स, सल्फेट है सब में, तो ये बिग बिग और उधर स्मॉल बिग, तो बेरिलियम सल्फेट ज्यादा सॉल्युबल और बेरियम सल्फेट लीस्ट सॉल्युबल। ठीक है, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है, ये सबको याद भी रहता है। बेरिलियम कार्बोनेट से बेरियम कार्बोनेट, अगेन बिग बिग और उधर बिग स्मॉल, बेरियम कार्बोनेट इज मोर सॉल्युबल। ठीक है, फ्लोराइड्स, ये बिग बिग उधर बिग स्मॉल, यानी बेरियम फ्लोराइड इज मोर सॉल्युबल एंड बेरियम आयोडाइड इज लेस सॉल्युबल। ठीक है, क्या उल्टा हो गया, ओहो उल्टा कर दिया ना आपने, क्या हुआ बोलिए, कैटायन को स्मॉल मानते हैं ना। यहाँ पे पिछले क्वेश्चंस में क्या था, पिछले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, एनायन फिक्स थे, यहाँ पे क्या कर दिया, कैटायन फिक्स कर दिया। जब कैटायन फिक्स, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, सॉरी ये वाला, जब कैटायन फिक्स हो गया तो कैटायन को आपको हमेशा क्या मानना है, स्मॉल, भले बेरियम है, भले ही बेरियम है, लेकिन जो कॉमन पोर्शन अगर कैटायन हो गया तो कैटायन को हमेशा क्या मानना है आपको, स्मॉल, तो ये स्मॉल स्मॉल। अब आप देखो एनायंस को, है ना, स्मॉल 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 बिग, इसलिए Bi2 ज्यादा सॉल्युबल है। समझ आ गई क्या बात। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या चेंज हो रहा है,
इसमें कटायन चेंज हो रहा है, तो ये तो स्मॉल है या बिग है? बिग। OH बिग नहीं, स्मॉल। OH स्मॉल, OH स्मॉल, ये भी स्मॉल, ठीक है। OH स्मॉल, ये भी स्मॉल, ये बिग और स्मॉल, ठीक है। क्या हो गया? ये चीज तो सर कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये तो बिग हो गया और ये भी बिग हो गया, वो क्या हो गया? स्मॉल बिग, तो वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है। ठीक है, हाँ आएगा, भी आएगा। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? ये तो स्मॉल है, ये बिग है, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, ठीक है। ठीक है ना, सही है, एक बार हो गया। ठीक है, नाउ एक ही बार होगा आपके साथ भी, आप ध्यान रखोगे ना, या तो फ्लो फ्लो में चलेगा ना, ज्यादा हो गया इसलिए। नाउ ये नाइट्रेट बिग, ये बिग, और उधर बिग स्मॉल, तो वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है। ये दो एक्सेप्शंस, बेरिलियम के हैलाइड्स, ये गड़बड़ होता है, ऐसा नहीं। अब इसमें अगर दूसरा कॉन्सेप्ट लगाए तो फिर वही होगी, चार तरह के कॉन्सेप्ट बता रहे हो, इसलिए उसका एक्सेप्शन ही याद कर लो, है ना। बाकी दूसरे रूल के हिसाब से सही है ये, फिर सब उस रूल से चेक करने लग जाएंगे, तो फिर दुनिया भर के एक्सेप्शन आने लग जाएंगे। तो बस दो ही एक्सेप्शन याद करो, इसमें ये याद करने की भी जरूरत नहीं है। ये आप सबको पता होता है कि सिल्वर के हैलाइड्स में सिल्वर क्लोराइड सॉल्युबल होता है, और जैसे जैसे क्लोराइड ब्रोमाइड आइडाइड आता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम होती जाती है ना। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, वो येलो, वो डार्क येलो, है ना, पेल येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो इधर जाने पे सॉल्युबिलिटी भी कम हो रही है और कलर भी बढ़ रहा है, कलर की इंटेंसिटी बढ़ रही है, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, और हमको पता भी ये ज्यादा कोवेलेंट होता है, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर के बेसिस पे देखें तो Bi2 ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए, तो उस बेसिस पे तो हमारे दोनों ऑर्डर सही आ रहे हैं। लेकिन अभी जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उसमें कैसे एक्सेप्शन आ रहा है? ये स्मॉल 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 बिग, उल्टा हो गया, उस हिसाब से एक्सेप्शन है ये, है ना। ये स्मॉल स्मॉल, ये स्मॉल बिग, उस हिसाब से जो हमने अभी तक पढ़ा, तो ये दो एक्सेप्शन याद करना ज्यादा अच्छा है, हर जगह एक्सेप्शन सोचने से, है ना, साइज के बेसिस पे। तो बेरिलियम के हैलाइड्स क्या ध्यान रखना है? सिल्वर के और बेरिलियम के हैलाइड्स, है ना, सिल्वर के और बेरिलियम के हैलाइड्स जो है, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी में साइज वाला रूल फॉलो, साइज डिफरेंस वाला रूल फॉलो नहीं होता है, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे आपका सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी भी हो गया, ठीक है।